प्रश्न क्रमांक 1। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देशों का उपयोग करें। पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की जरूरत। निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में जाएं, निवासी के घर जाएं और सही जानकारी एकत्रित करें। निम्न में से नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में क्या किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है निवासी को सूचित किया जाएगा। निवासी को सूचित करें कि नामांकन केंद्र में सुधार समय सीमा के भीतर केंद्र में आए। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए। निम्न क्रियाओं में से क्या करना चाहिए। एक सुपरवाइजर को उसकी या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करेंगे या प्राधिकरण को मेल भेजेंगे या दिन भर के नामांकित निवासियों को थोक SMS भेजेंगे या ऑपरेटर से कहें उसका या उसकी उंगली का निशान देकर साइन ऑफ करें। इनमें से क्या करना चाहिए एक सुपरवाइजर को दिन के अंत में। उत्तर है इसके या उसके फिंगरप्रिंट को देकर हस्ताक्षर करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है कि दिन के आखिरी में सुपरवाइजर को फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करना चाहिए। एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। तो खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाएं। जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना या नामांकन के संचालन की गुणवत्ता डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें या मामलों को प्राधिकरण के पास आगे भेजेंगे। यहाँ पे परिस्थिति क्या है कि एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है। इसका उत्तर है नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है। एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संभालता है, अर्थात सफाई, बिजली कनेक्शन आदि, या प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ, या नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति या एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन करने के लिए आता है। तो इसमें से ऑपरेटर या एक सुपरवाइजर किस भूमिका पर रहता है या फिर वह कौन है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर सही हो जाएगा कि नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक व्यक्ति रहता है, उसे सुपरवाइजर या ऑपरेटर कहते हैं। एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन सा पात्रता मानदंड है। व्यक्ति की उम्र 18 और 21 के बीच होनी चाहिए, या व्यक्ति एक स्नातक होना चाहिए, या व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए, या व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। इनमें से एक सुपरवाइजर के पास क्या होना चाहिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, तभी आप ऑपरेटर या सुपरवाइजर बन सकते हैं। जब तक कि आपको
किसी प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र हासिल नहीं हो जाता तब तक आप पर्यवेक्षक नहीं बन सकते हो। जिसमें कि आपकी वीडियो में मतलब आपकी प्रश्न उत्तर की सहायता के लिए हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको एक या दो बार में ही पढ़ने में आपको सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का प्रमाण पत्र मिल जाता है। निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय ऑपरेटर या सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए। निवासी के अंगूठे की छाप है या ऑपरेटर के अंगूठे की छाप है या सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या परिचयकर्ता के या परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर हैं। तो इसमें से क्या चेक करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर हैं या नहीं। तो ये काम होगा ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। इसमें हाँ आएगा या नहीं आएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नहीं। उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच लें। उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। क्या उत्तर सही है कि उसको एक बार जो भी दर्ज किया जा रहा है नामांकन में उसको जांचने के लिए उसको बोला जाएगा कि ये आप चेक कर लीजिए या सही है या गलत है। तो इसका उत्तर है सच है। निवासी को जनसांख्यिकीय डेटा जो हम दर्ज कर रहे हैं उसको जांचने की समीक्षा करनी चाहिए। यह आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। जो कि आंगनबाड़ी वाले होते हैं आशा कार्यकर्ता के मामले में वो CELC यानी बच्चों के ऑपरेटर बनना चाहती हैं तो वह 10वीं पास होनी चाहिए या 12वीं या स्नातक या डिप्लोमा धारक। तो उनके लिए योग्यता क्या होती है। तो उनके लिए योग्यता होगी 10वीं पास। सिर्फ 10वीं पास में ही वह क्लाइंट ऑपरेटर बन सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के अनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। ऐसा कौन सा प्राधिकरण है या फिर कोई भी क्या है जो ऑपरेटरों की अनबोर्डिंग या स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। किसी भी अन्य ऑपरेटर, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवेक्षक, निवासी। इनमें से क्या किसके पास ऐसा अधिकार रहता है जो ऑपरेटर की अनबोर्डिंग को स्वीकार और अस्वीकार करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 UIDAI का क्षेत्रीय कार्यालय। इसमें से इसके अंतर्गत यह ऑपरेटरों की अनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। CELC टैबलेट या कोई भी CELC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई भी CELC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप या नामांकन फॉर्म। बच्चे का नामांकन करने के लिए इनमें से किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है CELC टैबलेट का उपयोग करना चाहिए बच्चों के नामांकन के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। ऑपरेटर के मूल पहचान प्रमाण दस्तावेज लें, ऑपरेटर के हस्ताक्षर लें या ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स या ऑपरेटर की मूल योग्यता प्रमाण। तो निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए CELC ऑपरेटर को जोड़ने के लिए क्या करना होगा। ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लेने पड़ेंगे CELC ऑपरेटर में जोड़ने के लिए। सत्यापनकर्ता कौन है, वेरीफायर कौन है।
सत्यापनकर्ता कौन है? जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है। यह व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट की फॉर्म की पुष्टि करता है। वह व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करा रहा है। यह वह व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। तो सत्यापनकर्ता जो रहता है वह इनमें से कौन है? जो अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। उत्तर देखते हैं। सत्यापनकर्ता वह व्यक्ति है जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट की फॉर्म की पुष्टि करता है, तो उसे सत्यापनकर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? निजी स्कूल के शिक्षक या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियां या फिर सैन्य कर्मचारी। इनमें से कौन सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए बहुत ही उपयुक्त है? सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं जो, वह सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा पीओए के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा पीओए के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? मूल शैक्षिक योग्यता दस्तावेज या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी या बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, या दिए गए सभी विकल्प। इसमें से सत्यापन प्रयोजन के लिए कौन सा पीओए मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला दस्तावेज स्वीकार रहेगा? तो बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, तो वह अपने पीओए के रूप में स्वीकार्य रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस में सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? निम्नलिखित में से किस में सत्यापनकर्ता रहता जो सत्यापन करने से मना कर देता है? यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं, या फिर यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की जाती है, यदि निवासी के पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल जमा कराता है, तो या फिर 1 और 2 दोनों। इनमें से कोई भी परिस्थिति में सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं और प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की जाती है, तो सत्यापनकर्ता सत्यापन करने से मना कर सकता है। पीओआई के लिए निवासी के नाम युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। पीओआई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए निवासी के नाम पे मोबाइल नंबर होना चाहिए, या घर का पता, या ईमेल का पता, या फिर फोटो युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। किस दस्तावेज की आवश्यकता है? तो उसका उत्तर होगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए फोटो युक्त एक दस्तावेज होना चाहिए। फोटो युक्त एक दस्तावेज होगा तभी वह प्रूफ ऑफ एड्रेस आइडेंटिटी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया, तो पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यह एक निवासी आधार नामांकन के लिए आपके पास आया और आपसे संपर्क किया, तो पीओआई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि प्रूफ ऑफ एड्रेस में चंद्रशेखर है। तो आप इस मामले में क्या करेंगे? चंद्र प्रसाद के रूप में दर्ज, या चंद्रशेखर के रूप में दर्ज, या चंद्र प्रसाद शेखर के रूप में दर्ज, या आवेदन को अस्वीकार करेंगे? इनमें से क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। जब तक पीओए और पीओआई में नाम अपना सेम होना चाहिए, एक सा होना चाहिए नाम, जब ही आप आवेदन को स्वीकार करें, वरना ऑप्शन 4 को माने, आवेदन को अस्वीकार कर दें। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है, तो आप इस मामले में क्या करेंगे?
शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करें, या निवासी का पूरा नाम दर्ज करेंगे, या निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करेंगे। पीओए दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। क्या करेंगे? तो पीओए दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण पत्र में एक ही नाम में भिन्नता है दो दस्तावेजों में, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमि लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? अपनी पढ़ाई को पूरा करें, या गतिविधियों में संलग्न ना रहें, या प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपग्रेडेड और प्रमाणित परीक्षण सामग्री पढ़ेंगे, या फिर सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों का प्रशिक्षित दिए गए सभी विकल्प। इसमें से क्या इसका उत्तर है? इसका उत्तर है कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड रहेंगे, प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तभी आप ऑपरेटर बन सकते हैं। पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। तो पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसे लेने के लिए ना कहें। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर 1 सही है कि पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अन्य शुल्क नहीं लें। पहला, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में किस रैंक के नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। प्रमाणक कौन हो सकता है? जो कि ग्रुप ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी या डी। इसका उत्तर है कि ग्रुप सी से नीचे का नहीं होना चाहिए, तभी वह प्रमाणक के रूप में तैनात हो सकता है। तो उपक्रमों बैंकों सहित सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए। दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रुप सी की रैंक से नीचे नहीं हो सकता, तभी वह प्रमाणक के रूप में तैनात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है? वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, या शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी, या बच्चों के मामले में पते से संबंधित सूचना, या बच्चों के मामले में संबंधित माता पिता से सूचना। इसका उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, उसका सत्यापन नहीं होता है? इनमें से है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी होती है सिर्फ, तो उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट फिर से है आपसे कि हमारे चैनल पर इसी तरह की और वीडियो आती रहती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। निम्न में से परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें, या परिवार के सदस्यों का साक्षात या डीएनए रिपोर्ट के लिए कहें, या परिवार के पड़ोसियों के साथ सत्यापित करें। तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का यानी संबंध स्थापित करना है, तो संबंध का दस्तावेज यहाँ से कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन 1 पीओआर मतलब प्रूफ ऑफ रिलेशन दस्तावेज सत्यापित करें, ये हो सकता है आंसर अपना। और ऑप्शन दूसरा दिया गया है कि परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार, तो ये नहीं हो सकता है। और डीएनए रिपोर्ट को कह नहीं सकते हैं, और परिवार के पड़ोसियों से कोई सत्यापन नहीं होता है। इसका उत्तर होगा पीओआर दस्तावेज सत्यापित करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। जब परिवार के नामांकन करा रहे हों तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए या नहीं? जब परिवार के कोई भी सदस्य नामांकन करा रहे हों तो मुखिया का जाना जरूरी है या नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सच, कि मुखिया को हमेशा परिवार के साथ जाना चाहिए। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में
नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में जब मुखिया आधारित सत्यापन होगा तो मुखिया की डिटेल को सत्यापन नहीं करेंगे क्या? इसका उत्तर है झूठ। झूठ है इसका उत्तर। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों का विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो आपको कैसे चलेगा पता कि ये आप ही के परिवार में है तो उसका संबंध का विवरण जरूरी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झूठ। संबंध पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे बता सकते हो कि ये इस परिवार का मुखिया यही है। ऑप्शन है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन होगा तो परिचयकर्ता के बायोमेट्रिक भी लिए जाते हैं और बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते लेकिन उसकी UID जरूर ली जाती है। तो इसका उत्तर होगा झूठ। परिचयकर्ता का नाम आवश्यक नहीं है। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने से आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। सच या झूठ? आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करना है तो उसकी धर्म को और जाति को नोट करना अनिवार्य है। यदि उसके पास जाति का प्रूफ नहीं है तो जाति अनिवार्य नहीं है और धर्म भी अनिवार्य नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा झूठ। ऑप्शन नंबर 2 कि धर्म और जाति की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना जाति के भी आधार बन सकता है। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में फिर से मुखिया आधारित नामांकन है तो उस मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा सच।